विश्व प्रसिद्ध अर्जेंटीना फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने बहुचर्चित G80 इंडिया टूर 2025 के तहत भारत पहुंच चुके हैं। कोलकाता में देर रात पहुंचने पर हजारों फैंस ने उत्साहपूर्ण स्वागत किया, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनकी संक्षिप्त विजिट के बाद निराश फैंस ने हंगामा किया, सीटें फाड़ी और सामान फेंका, जिसके चलते कार्यक्रम जल्द ही खत्म करना पड़ा। इसके बाद मेसी हैदराबाद पहुंचे, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ 7v7 फ्रेंडली मैच खेला और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। आगे मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में इवेंट और चैरिटी फैशन शो, जबकि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। लुइस सुआरेज और रॉड्रिगो डी पॉल भी मेसी के साथ हैं, जिसे फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है और ये टूर भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता को नई ऊंचाई दे रहा है। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में कांग्रेस नीत UDF ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकांश ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, म्यूनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशनों में बड़ी जीत हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ LDF को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नीत NDA ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में पहली बार सत्ता हासिल कर इतिहास रचा, जहां 45 साल बाद LDF की हार हुई और भाजपा ने 50 से ज्यादा वार्ड जीते। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की राजनीति में वाटरशेड मूवमेंट बताया। अन्य जगहों पर UDF की मजबूत बढ़त से 2026 विधानसभा चुनावों के लिए संकेत मिल रहे हैं, जबकि LDF ने अप्रत्याशित हार स्वीकार की है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही ग्रामीण गरीबों को गारंटीड रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का भी फैसला लिया गया है। कांग्रेस सहित विपक्ष ने इसे महात्मा गांधी के नाम से नफरत बताकर तीखी आलोचना की है, जबकि सरकार इसे बापू को सम्मान बताती है। योजना के लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95,600 करोड़ होगा। ये बदलाव ग्रामीण विकास और रोजगार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया है, जिसके चलते CAQM ने GRAP3 के सख्त प्रतिबंध तुरंत लागू कर दिए हैं। इसमें गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक, पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों पर बैन, स्कूलों में हाइब्रिड क्लासेस और ऑफिसों में 50% स्टाफ की व्यवस्था शामिल है। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है, जिससे दृश्यता कम हो रही है और जनजीवन प्रभावित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। 2001 के संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और अन्य नेताओं ने संसद में शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस हमले में दिल्ली पुलिस, संसद सुरक्षा कर्मी और अन्य ने बहादुरी दिखाते हुए आतंकियों को संसद भवन में घुसने से रोका था। पूरे देश ने शहीदों की वीरता को याद किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जहां केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने एकमात्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। कल 14 दिसंबर को नाम की औपचारिक घोषणा होगी। केंद्रीय नेता पीयूष गोयल और विनोद तावड़े की मौजूदगी में ये प्रक्रिया चली। पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से हैं, जिसे 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। भारत ने चीनी व्यापारियों और पेशेवरों के लिए शॉर्ट टर्म बिजनेस वीजा प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है, जिससे अप्रूवल टाइम 1 महीने से कम हो जाएगा। चीन ने इसे सकारात्मक कदम बताकर स्वागत किया है। ये दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर जैसे सेक्टर्स में तकनीकी विशेषज्ञों की कमी दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 2020 के बॉर्डर टेंशन के बाद ये रिश्तों में सुधार का बड़ा संकेत है। गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक्स के समापन समारोह में कहा कि मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और अब छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन को 2030 तक देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए सड़कें, स्कूल, अस्पताल, इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। शाह ने माओवादियों से हथियार डालने की अपील की और सरेंडर करने वालों के लिए बेहतर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का वादा किया। पिछले 2 सालों में 2000 से ज्यादा माओवादियों के सरेंडर को सकारात्मक बताया। संसद रोजगार महाकुंभ रोजगार मेले में बड़ी भागीदारी। मंगलवार 9-10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में आयोजित इस रोजगार मेले में 20,597 युवाओं ने पंजीकरण किया। इस मेले में 250 प्लस कंपनियां भाग ले रही हैं, जिसमें बैंकिंग, IT, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, विदेशी जॉब आदि सेक्टर्स शामिल हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर अवसर है। सरकारी भर्तियों में आई तेजी।
नवंबर 2025 में आई कई भर्तियां। दिसंबर की शुरुआत में ही कई बड़े विभागों जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आंगनबाड़ी, होमगार्ड में भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। उदाहरण के लिए आरआरबी, जेई और आईबीएमटीएस पोस्ट्स के लिए आवेदन जारी हैं। योग्य उम्मीदवार 10 से 14 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ये सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका बताया जा रहा है।